हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एएसएल फार्मा कोचिंग। तो आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं ड्रग्स एक्ट ऑन पेप्टिक अल्सर। जो हमारा पेप्टिक अल्सर होता है उसमें कौन कौन सी ड्रग्स एक्ट करती हैं, क्या मैकेनिज्म होने वाला है, क्या क्लासिफिकेशन होने वाला है ड्रग्स का। तो ये आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। माय नेम इज अमन, आल्सो नाइपर एंड जीपैट क्वालिफाइड। लेट्स स्टार्ट नाउ। पेप्टिक अल्सर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पेप्टिक अल्सर क्या होता है। अगर पेप्टिक अल्सर की बात करते हैं यहाँ पर, इट इज अ सोर होल अल्सर दैट इज द डेवलप इन द लाइनिंग ऑफ द स्टमक। जब स्टमक की लाइनिंग में कोई भी सोर होल या अल्सर हो जाता है उसी को हम बोलते हैं पेप्टिक अल्सर, स्टमक लाइनिंग में। ओके, नेक्स्ट occurs when the protective mucus layer of the stomach of the duodenum is damaged। यहाँ पर बात करते हैं जो हमारी म्यूकस की लेयर होती है जो कि स्टमक को प्रोटेक्ट करने का काम करती है, उसमें कोई भी इरोजन हो जाता है। ठीक है, इरोजन हो जाता है या फिर म्यूकस की लेयर जो होती है डैमेज हो जाती है, तो उसकी वजह से क्या होता है, पेप्टिक अल्सर जो होता है कॉज हो जाता है। ओके, दिस इज अलाउ एसिड टू क्रिएट द ओपन सोर। जब ये डैमेज हो जाएगी म्यूकस की लेयर, तो वहां से एसिड जो होगा डायरेक्टली जो होगा स्टमक की लाइनिंग से टच करेगा और वहां पर अल्सर कॉज कर देगा। ओके, नेक्स्ट अभी बात कर लेते हैं यहाँ पर टाइप्स ऑफ द अल्सर। कितने टाइप्स के अल्सर होते हैं, क्या होता है, उसकी बात करते हैं यहाँ पर। अगर टाइप्स ऑफ अल्सर की बात करते हैं तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ अल्सर इस तरह से देख सकते हैं, गैस्ट्रिक अल्सर एंड डुओडेनल अल्सर। अगर यहाँ पर गैस्ट्रिक अल्सर की बात करते हैं, दिस टाइप्स ऑफ अल्सर अकर्स इन द लाइनिंग ऑफ द स्टमक। यहाँ से क्या होता है, ये हमारा गैस्ट्रिक अल्सर है, ये स्टमक की लाइनिंग है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, एक म्यूकस की लेयर प्रेजेंट है इस तरह से, और इसमें जब इरोजन हो जाता है, घाव हो जाता है टाइप में, ठीक है, तो ये एसिड जो होता है डायरेक्टली क्या होगा, स्टमक की लाइनिंग से टच करेगा और वहां पर पेन क्रिएट करता है। दिस इज कॉल्ड पेप्टिक अल्सर। ओके, नेक्स्ट है ड्यूडेनल अल्सर, अकर्स इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। ड्यूडेनम क्या होता है, फर्स्ट पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है ये, और ये इसका फर्स्ट पार्ट है ड्यूडेनम। इसमें जब अल्सर कॉज हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, ड्यूडेनल अल्सर बोलते हैं। तो आई सो आपको ये क्लियर होगा क्या होता है अल्सर और कैसे कॉज होता है। ठीक है, ये पता चल गया। जब हमारे स्टमक की लाइनिंग में इरोजन हो जाता है, म्यूकस लेयर जो होती है, तो डायरेक्टली एसिड जो होता है स्टमक में वो क्या करता है, डायरेक्टली स्टमक की लाइनिंग से टच करता है और वहां पर पेन क्रिएट करता है। दिस इज कॉल्ड अ पेप्टिक अल्सर। ठीक है, इसी तरह डुओडेनल अल्सर होता है। नेक्स्ट अभी बात कर लेते हैं यहाँ पर रीजन बिहाइंड द पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर होता क्यों है, ठीक है, उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं, दो टाइप्स के फैक्टर होते हैं, डिफेंसिव फैक्टर एंड अट्रैक्टिव फैक्टर। ठीक है, कौन कौन से, डिफेंसिव फैक्टर एंड एग्रेसिव फैक्टर। तो दो टाइप्स के फैक्टर होते हैं। तो डिफेंसिव फैक्टर क्या करते हैं, डिफेंस करते हैं, ठीक है, एसिड से। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं म्यूकस डिफेंस, एज अ डिफेंस म्यूकस बिटवीन द स्टमक लाइनिंग एंड एसिड। एसिड और स्टमक लाइनिंग के बीच में एक म्यूकस की लेयर होती है जो कि क्या करती है, एसिड से प्रोटेक्ट करती है स्टमक लाइनिंग को और अल्सर कॉज नहीं होने देती है। ठीक है, तो ये हमारा डिफेंसिव फैक्टर हो गया एक तरह से। दूसरा है म्यूकोसल, ब्लड फ्लो प्रोवाइड द ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट। जो हमारा म्यूकोसल मेम्ब्रेन होती है वहां पर ब्लड फ्लो एंड ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है। ठीक है, बाइकार्बोनेट एज अ बफरिंग एजेंट होता है फॉर्मेशन ऑफ द म्यूकस लेयर, जो कि हेल्प करता है म्यूकस लेयर के फॉर्मेशन में। तो ये एक तरह से हमारे होते हैं डिफेंसिव फैक्टर जो कि डिफेंस करने का काम करते हैं। एंड अभी बात कर लेते हैं एग्रेसिव फैक्टर जो कि अल्सर कॉज होने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारा एग्रेसिव फैक्टर जो है HCl, जो कि गैस्ट्रिक जूस होता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यही तो मेन रीजन होता है, कॉज करता है अल्सर। ठीक है, पेप्सिन, पेप्सिन क्या करता है, डिग्रेड करता है प्रोटीन, जो म्यूकस मेम्ब्रेन वहां पर होती है उसमें प्रोटीन जो होती है उसको डिग्रेड करता है, जिसकी वजह से मेम्ब्रेन जो होती है डिग्रेड होगी, जिसकी वजह से अल्सर कॉज हो जाएगा, एसिड डायरेक्टली टच कर जाएगा। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं NSAID, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स जो होती हैं, ये क्या करती हैं, डिप्लेट करती हैं कॉक्स लेवल को, क्या करती हैं, कॉक्स को इनहिबिट करती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन होता है उसकी सिंथेसिस जो होती है इनहिबिट हो जाती है। और प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है, एक तरह से डिफेंसिव फैक्टर, एज अ डिफेंसिव फैक्टर काम करता है हमारे स्टमक में। ठीक है, अल्सर को होने से रोकता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी,
बैक्टीरिया। ये जो बैक्टीरिया होता है ये भी रिस्पॉन्सिबल होता है अल्सर कॉज होने के लिए। ये क्या करता है, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स एंड टॉक्सिन्स, एज ए इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स एंड टॉक्सिन की तरह काम करता है। वहां पर एज ए एग्रेसिव फैक्टर देखने को मिलता है एच पाइलोरी। ठीक है, तो ये थे हमारे एग्रेसिव फैक्टर जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं पेप्टिक अल्सर कॉज होने के लिए। ओके, नेक्स्ट अभी बात कर लेते हैं यहाँ पर प्रोटॉन पंप। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो कि हमारा प्रोटॉन पंप होता है, यही तो रिस्पॉन्सिबल होता है HCl के सेक्रेशन के लिए, क्योंकि HCl का सेक्रेशन जो होता है वहां कहाँ से होता है, प्रोटॉन पंप से ही होता है। देयर इज द पंप कॉल्ड द स्टमक कॉल्ड हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपीएच पंप। ये जो प्रोटॉन पंप होता है ये स्टमक में होता है और इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपीएच पंप। ठीक है, प्रोटॉन पंप एंड दिस पंप इज प्रेजेंट इन द पैराइटल सेल। जो स्टमक में पैराइटल सेल होती है उसमें क्या होता है, प्रोटॉन पंप प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है HCl के सेक्रेशन के लिए। ठीक है, अब इसी पंप को एक्टिवेट करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट ड्रग्स होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट एगोनिस्ट होते हैं जो कि क्या करते हैं, प्रोटॉन पंप को एक्टिवेट कर देते हैं और HCl का सेक्रेशन इंक्रीज हो जाता है। ओके, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हिस्टामिन की। हिस्टामिनिक रेसेप्टर, यानी कि जब आपने हिस्टामिनिक रेसेप्टर पढ़ा होगा तो H2 रेसेप्टर कहाँ पे होता है, स्टमक में प्रेजेंट होता है H2 रेसेप्टर, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है स्टिमुलेशन ऑफ द प्रोटॉन पंप एंड सेक्रेशन ऑफ द HCl। नेक्स्ट है एसिटाइल कोलिन, यानी कि जो हमारा ACH होता है एसिटाइल कोलिन। M1 रेसेप्टर एंड M3 रेसेप्टर आर रेसेप्टर प्रेजेंट होते हैं उसमें स्टमक में। ठीक है, तो वहां से क्या होता है, इसमें एक्टिवेशन होता है, स्टिमुलेशन करता है प्रोटॉन पंप को और वहां से HCl का सेक्रेशन हो जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं गैस्ट्रिन की। अगर गैस्ट्रिन की बात करते हैं तो यहाँ पर कोलेसिस्टोकाइनिन जो होता है इसको एक्टिवेट करता है गैस्ट्रिन। ओके, तो ये इस तरह से हमारा प्रोटॉन पंप एक्टिवेट होता है और HCl का सेक्रेशन करता है। अभी हम पूरा देखने वाले हैं मैकेनिज्म प्रोटॉन पंप कैसे काम करता है। ओके, इस डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डायग्राम है ये आपके लिए, यहाँ पर पूरा डिटेल में समझेंगे, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले कैसे होता है HCl का सेक्रेशन, यहाँ से HCl का सेक्रेशन होगा। ये हमारी पैराइटल सेल है। ओके, क्या है, पैराइटल सेल है। ठीक है, जब भी हम फूड को इनटेक करते हैं तो सबसे पहले हमारा क्या होता है, गैस्ट्रिन जो होता है रिलीज होता है, गैस्ट्रिन एक्टिवेट होता है। ठीक है, और एक इंफॉर्मेशन जाता है हाइपोथैलेमस को, हमारे ब्रेन को। ठीक है, वेगस नर्व के थ्रू क्या होता है, यहाँ पर एसिटाइल कोलिन जो होता है एक्टिवेट होता है और ये क्या करता है, बाइंड करेगा कहाँ पे, गैंग्लियोनिक सेल में जो हमारा निकोटिनिक एंड मस्करेनिक रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं वहां से बाइंड करेगा। ठीक है, अगर एसिटाइल कोलिन की बात करते हैं तो ये रिलीज होने के बाद क्या करेगा, ये डायरेक्टली क्या करेगा, जो गैस्ट्रिन होता है इसको एक्टिवेट कर सकता है। दूसरा काम क्या करेगा, ये अपने मस्करेनिक रिसेप्टर से बाइंड करेगा। ठीक है, इन हिस्टोएमिनो साइट में। ठीक है, इन हिस्टोएमिनो साइट में। ठीक है, तो अल्टीमेटली यहाँ पर ये क्या कर देगा, हिस्टामिन के रिलीज को इंक्रीज कर देगा। ठीक है, साथ ही साथ जो गैस्ट्रिन होता है ये भी क्या करता है, गैस्ट्रिन रिसेप्टर से बाइंड करके और हिस्टामिन के रिलीज को इंक्रीज कर देता है। ठीक है, जब ये हिस्टामिन रिलीज होता है तो हिस्टामिन रिलीज होने के बाद अब पैराइटल सेल पे जो H2 रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, ठीक है, वहां से क्या करेगा, बाइंड करेगा। H2 रिसेप्टर से बाइंड करेगा तो ये इंक्रीज कर देगा CMP, देन कैल्शियम लेवल, देन स्टिमुलेशन ऑफ द प्रोटॉन पंप। ठीक है, एक तो प्रोसेस ये होगी। दूसरी प्रोसेस क्या होती है, यही एसिटाइल कोलिन डायरेक्टली जाके बाइंड कर सकता है कहां से, जो हमारे मस्करेनिक रिसेप्टर प्रेजेंट है किस पे, पैराइटल सेल पे। तो ये कोलिनर्जिक रिसेप्टर जो बाइंड करेगा यहाँ से, तो ये क्या करेगा, स्टिमुलेशन कर देगा हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपीएच पंप जो है हमारा। ओके, तो नेक्स्ट क्या करता है, गैस्ट्रिन की बात करते हैं। गैस्ट्रिन एक तो हिस्टामिन के रिलीज को इंक्रीज कर रहा था। ठीक है, दूसरा क्या करेगा, डायरेक्टली ये क्या करेगा, गैस्ट्रिन रिसेप्टर पैराइटल सेल पे जो प्रेजेंट है वहां से भी बाइंड करके स्टिमुलेशन करेगा, कैल्शियम चैनल इंक्रीज होगा और यहाँ से क्या होगा, प्रोटॉन पंप एक्टिवेट होगा और HCl का सिक्रीशन इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये है मैकेनिज्म। अब यहाँ पर मैंने बात किया यहाँ से क्या हुआ, हाइड्रोजन एक्सचेंजर लगा हुआ है, हाइड्रोजन पोटेशियम, हाइड्रोजन मिलेगा और हमारा जो बॉडी में फ्लूइड्स होते हैं, जो फिजियोलॉजिकल साल्ट्स होते हैं वहां से
क्लोरीन मिलेगा, यहाँ से ट्रांसपोर्टर लगा हुआ है, ठीक है। तो ये HCl बन के HCl का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से कुछ HCl का सेक्रीशन होता है हमारे पैराटल सेल से, ये हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपेज पंप से, ठीक है, स्टिमुलेशन होने के बाद। तो इस तरह से हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है H2 रिसेप्टर, मस्करेनिक रिसेप्टर एंड गैस्ट्रिन, ओके। तो नेक्स्ट हमने बात किया था अभी नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स की, ठीक है, जो कि क्या कर रही थी, एक तरह से प्रोटेक्टिव एक्शन दे रही थी, ठीक है। तो ये जब हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन है, ठीक है, ये PGE2 रिसेप्टर प्रोस्टाग्लैंडिन का रिसेप्टर होता है, ठीक है। जब ये प्रोस्टाग्लैंडिन यहाँ से बाइंड करेगा या फिर प्रोस्टाग्लैंडिन एगोनिस्ट कोई बाइंड करेगा, तो ये क्या करेगा, ये जो स्टिमुलेशन हो रहा था इसको इनहिबिट कर देगा और HCl के सेक्रेशन को डिक्रीज करेगा, सेक्रेशन को इनहिबिट करेगा, ठीक है। साथ ही साथ ये क्या करता है, ये जो गैस्ट्रिन है इसके भी एक्शन को इनहिबिट करता है, इसके एक्शन को इनहिबिट करेगा, तो जिसकी वजह से यहाँ से ये हिस्टामिन रिलीज एक्टिवेशन रुकेगा, डायरेक्टली नहीं बाइंड कर पाएगा। तो कुछ हद तक क्या होता है कि HCl का सेक्रेशन इनहिबिट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ द प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग, ओके। नेक्स्ट अभी हम बात कर लेते हैं, ये तो हमारा मैकेनिज्म हो गया किस तरह से HCl का सेक्रेशन हो रहा है। अब पेप्टिक अल्सर क्यों हो रहा था, क्योंकि हमारी बॉडी में HCl का सेक्रेशन इंक्रीज हो जा रहा था, ठीक है। तो अगर हम इन सारी जो मैकेनिज्म है इनको इनहिबिट कर दिया जाए, सारे रिसेप्टर को इनहिबिट कर दिया जाए, एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट दे दिया जाए, तो वहां से क्या होगा, जो ये है इनहिबिट हो जाएगा HCl का सेक्रेशन, ओके। सबसे पहले बात कर लेते हैं, इस प्रोटॉन पंप को इनहिबिट करने के लिए हम क्या देते हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, जिसको क्या बोलते हैं, PPI, ठीक है, PPI, ओके। H2 रिसेप्टर को ब्लॉक करने के लिए H2 ब्लॉकर देंगे, रेनिटिडीन, फॉर्मेटिडीन, etc, ठीक है। M3 रिसेप्टर को ब्लॉक करने के लिए हम पायरेंजेपिन, टेलेंजेपिन, प्रोपेंथेलियम देते हैं, ठीक है, जो कि इसको ब्लॉक करेगा और HCl के सेक्रेशन को इनहिबिट कर देगा, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं जैसे कि प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग देते हैं, क्योंकि प्रोस्टाग्लैंडिन खुद प्रोटेक्ट एज अ प्रोटेक्टिव एक्शन देता है, एज अ डिफेंसिव फैक्टर की तरह काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या यूज करते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग यूज करते हैं, क्योंकि हमें एनालॉग की जरूरत क्या पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर जैसे हम NSAID ड्रग्स यूज करते हैं तो प्रोस्टाग्लैंडिन को सिंथेसिस को इनहिबिट कर दे रहा है, जिसकी वजह से ये अपना काम आगे नहीं कर पा रहा था। तो यहाँ से एनालॉग दे दिए, बाइंड करेगा और अपना एक्शन शो करेगा प्रोस्टाग्लैंडिन की तरह, ओके। तो ये हमारा पूरा मैकेनिज्म होता है, कैसे HCl का सेक्रेशन होता है। एक बार अगर मैकेनिज्म समझ गए तो सारी ड्रग्स की क्लासिफिकेशन और उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मोड ऑफ एक्शन इजीली आप लिख सकते हैं, ठीक है। अभी हम प्रोटॉन पंप इनहिबिटर के लिख सकते हैं, H2 ब्लॉकर, मस्करेनिक कोलिनर्जिक ड्रग एगोनिस्ट है, कैसे काम करती हैं ये सारी चीजें इसमें क्लियर हो गई होगी, ठीक है। एक बार फिर से देख लेना ये स्ट्रक्चर, ये डायग्राम पूरा फ्लो चार्ट जो है यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है ये डायग्राम, ठीक है। नेक्स्ट अभी हम बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पेप्टिक अल्सर, कौन कौन सी क्लास की ड्रग है और उसके एग्जाम्पल। जैसा कि हमने बात किया, HCl का सेक्रेशन इंक्रीज हो गया है, उसको डिक्रीज करना है। गैस्ट्रिक एसिड सेक्रेशन को इनहिबिट करने वाली ड्रग H2 ब्लॉकर कैसे काम करेगी, H2 रिसेप्टर से बाइंड करके, सिमेटिडीन, रेनिटिडीन, फॉर्मेटिडीन एंड रॉक्साटिडीन, ओके। नेक्स्ट है हमारा प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, जो डायरेक्टली प्रोटॉन पंप को इनहिबिट कर दे रही थी, ठीक है। ये क्या है, ओमेप्राजोल, इसोमेप्राजोल, पेंटोप्राजोल, पेंटोप्राजोल एंड प्रेवेप्राजोल एंड डेक्सरेवेप्राजोल, ये सारी ड्रग्स होती हैं जो कि प्रोटॉन पंप को डायरेक्टली इनहिबिट कर देती हैं और HCl के सेक्रेशन को इनहिबिट करती हैं। फिर आता है एंटी कोलिनर्जिक ड्रग, फायरेंजेपिन, प्रोपेंथिलीन एंड ऑक्सीफिनोनियम, ये क्या करती हैं, M3 रिसेप्टर, मस्करेनिक रिसेप्टर को इनहिबिट करती हैं वहां से जाके, ठीक है, जिसकी वजह से स्टिमुलेशन रुकता है। नेक्स्ट हमने बात किया था प्रोस्टाग्लैंडिन वाली ड्रग, प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग देते हैं जो कि एज अ एगोनिस्टिक एक्शन देते हैं, ठीक है, मिसोप्रोस्टॉल, ठीक है। नेक्स्ट अभी बात कर लेते हैं, ये तो हमारा हो गया गैस्ट्रिक एसिड सेक्रेशन को इनहिबिट कर रहा है, सेक्रेशन को इनहिबिट करेगा, बट जो सेक्रेशन हो चुका है स्टमक में उसको क्या करना, वो भी तो कॉज करेगा अल्सर, ठीक है। तो गैस्ट्रिक एसिड न्यूट्रलाइजर देंगे जिसको हम एंटासिड बोलते हैं, बोलते हैं, एंटासिड बोलते हैं। तो एंटासिड दो टाइप से होते हैं, जो हमारे लोकल होते हैं, जो कि नॉन अब्जॉर्बल होते हैं, अब्जॉर्ब नहीं होते हैं,
और कुछ होते हैं सिस्टमिक एंटासिड जो कि जीआईटी से एब्जॉर्ब होने के बाद एक्शन देते हैं। तो S4 सिस्टमिक हो गया और S4 सोडियम हो गया। सोडियम वाले जितने भी हमारे एंटासिड्स होते हैं वो क्या होंगे, अब्जॉर्ब होंगे जीआईटी से, देन वो एसिड को न्यूट्रलाइज करेंगे, अपना एक्शन देंगे, ठीक है। बट जो हमारे लोकल होते हैं ये पुअरली एब्जॉर्ब होते हैं और ये क्या करते हैं, डायरेक्टली जाके जो स्टमक में HCl का सेक्रेशन इंक्रीज हो चुका है सेक्रेशन, उसको न्यूट्रलाइज करते हैं, ठीक है। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट, मेगल्ड्रेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एटीसी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो अल्सर हो चुका है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी ड्रग्स यूज करते हैं, अल्सर प्रोटेक्टिव ड्रग, ओके। सुक्रल फैट, कोलाइडल बिस्मथ सबस्ट्रेट, ठीक है, ये दो ड्रग्स यूज करते हैं एज अ अल्सर प्रोटेक्टिव। बट एक और यहाँ पर है एच पाइलोरी, जो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया था, इसकी वजह से जो हमारा कॉज हो रहा था पेप्टिक अल्सर, उसको ट्रीट करने के लिए हम सब एंटीबायोटिक्स यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल एमॉक्सिसिलिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन, मेट्रोनिडाजोल, टिनिडाजोल, ठीक है, टेट्रासाइक्लिन एंड सीबीएस, ये वाला कोलाइडल बिस्मथ सबस्ट्रेट, इसको भी यूज करते हैं एज एंटी एच पाइलोरी ड्रग। तो आई होप तो आपको ये ड्रग्स का क्लासिफिकेशन क्लियर होगा, ओके। नेक्स्ट अभी हम एक एक क्लास को लेके डिस्कस करेंगे सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे सेमेस्टर एग्जाम के लिए एंड जीपैट एंड नाइपर के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है ये आपके लिए, ओके। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, जो कि यही रिस्पॉन्सिबल हो रहा था किसके लिए, HCl के सेक्रीशन के लिए, ओके। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, प्रोटॉन पंप सेक्रेट्स HCl। प्रोटॉन पंप क्या करता है, HCl को सेक्रेट करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है इसका पीएच कितना होता है, 1.5 to 3.5, ओके। एसिटाइल कोलिन एंड गैस्ट्रिन एक्ट डायरेक्टली ऑन द पंप बट इनडायरेक्टली स्टिमुलेट द हिस्टामिन रिलीज। जो हमारा एसिटाइल कोलिन क्या कर रहा था, गैस्ट्रिन और एसिटाइल कोलिन जो था डायरेक्टली भी प्रोटॉन पंप को इनहिबिट कर रहा था, बट जो इनडायरेक्टली स्टिमुलेट करता है हिस्टामिन रिलीज को, ओके। मोड ऑफ एक्शन, irreversibly inhibit the hydrogen potassium ATPase in gastric parietal cell। parietal cells में ये जो पंप था जो कि रिस्पॉन्सिबल था HCl सेक्रेशन के लिए, इसको irreversibly inhibit करता है। एक बार अगर प्रोटॉन पंप को इनहिबिट कर दिया तो वो दोबारा से प्रोटॉन पंप एक्टिवेट नहीं होगा, नया प्रोटॉन पंप बनेगा, देन HCl का सेक्रेशन स्टार्ट होगा, ओके। तो यहाँ पर इसीलिए इसको हम हिट एंड रन ड्रग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हिट एंड रन ड्रग। हिट एंड रन ड्रग क्या होता है, यानी कि एक बार काम किया और ड्रग का मेटाबॉलिज्म हुआ, ड्रग एक्सक्रीट आउट होगी, बट उसका एक्शन लंबे समय तक मिलता है। जैसे प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है 24 to 48 हॉर्स तक इसका एक्शन मिलता है, क्योंकि जब नेक्स्ट नया प्रोटॉन पंप बनेगा तभी HCl का सेक्रेशन होगा, क्योंकि ये इरिवर्सिबली इनहिबिट कर दे रहा है प्रोटॉन पंप को, ओके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर बात करते हैं यहाँ पर ड्रग्स, कौन कौन सी ड्रग्स होती हैं प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, ओमेप्राजोल, पेंटोप्राजोल, इसोमेप्राजोल, लैंसोप्राजोल। तो यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि जीपैट एंड नाइपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे लैंसोप्राजोल मोस्ट पोटेंट होता है प्रोटॉन पंप एंड सेफेस्ट होता है प्रेगनेंसी के लिए। प्रेगनेंसी के लिए सेफ ड्रग है लैंसोप्राजोल और मोस्ट पोटेंट होता है ये। रेबेप्राजोल फास्टेस्ट एक्टिंग एक्शन दिखाता है, ठीक है, एंड लिस्ट इंटरेक्शन, अदर ड्रग के साथ इंटरेक्शन इसका सबसे लिस्ट रहता है रेबेप्राजोल का, ठीक है। टेनेटोप्राजोल यूज्ड फॉर द नॉक्टर्नल एसिड सेक्रेशन ड्यू टू द लॉन्ग एक्टिंग, ओके। इसका यूजेस की बात करते हैं, कौन कौन से एरिया में हम क्या इंडिकेशन होते हैं, यूजेस इसके क्या होते हैं प्रोटॉन पंप इनहिबिटर के। ड्रग ऑफ चॉइस पेप्टिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर के लिए ड्रग ऑफ चॉइस होती है ड्यू टू एटियोलॉजी एंड जोलिंजर एलिसन सिंड्रोम। इसमें हम बात करते हैं जोलिंजर एलिसन सिंड्रोम जो होता है उसमें भी हम यूज करते हैं प्रोटॉन पंप इनहिबिटर को, ओके। नेक्स्ट अभी बात कर लेते हैं इसके साइड इफेक्ट, कौन कौन से साइड इफेक्ट होते हैं देखने को मिलते हैं। तो अगर साइड इफेक्ट की बात करते हैं, डायरिया, हेडेक, एब्डोमिनल पेन हो सकता है। स्पेशल पॉइंट्स हैं कुछ प्रोटॉन पंप इनहिबिटर से, वो भी हम बात करेंगे यहाँ पर। दीज आर द प्रोडक्ट, एक्टिव मोइटी इज द सल्फोनामाइड। ये एक तरह से प्रोडक्ट होती है जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर होती है, और इनकी एक्टिव मोइटी क्या होती है, सल्फोनामाइड होती है, ओके। क्योंकि सबके लास्ट में एजोल आ रहा था
तो ये सल्फोनामाइड क्लास की ड्रग्स होती हैं। ओके, नेक्स्ट, these drugs are given as the enteric coated capsule because these are the weak base and can be destroyed by the gastric acid. This the coating dissolve in the alkaline medium intestinal juice and prodrug are absorbed. यहाँ से क्या होगा, यहाँ से जो एंटेरिक कोटेड फॉर्म में होता है, एंटेरिक कोटेड ड्रग्स जो भी होती हैं वो स्टमक में ना डिजोल्व होके स्टमक एसिड से प्रोटेक्ट करने के लिए हम एंटेरिक कोटेड ड्रग देते हैं, जो कि डायरेक्टली एल्कलाइन मीडियम इंटेस्टाइनल जूस में डिजोल्व होंगी और वहां से एब्जॉर्ब होंगी। ओके, नेक्स्ट, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर आर गिवन ओरली मॉर्निंग एम्प्टी, क्योंकि यहाँ से हम क्या देते हैं, मॉर्निंग में खाली पेट खाने को बोलते हैं डॉक्टर। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर ड्रग जो होती हैं कैप्सूल गैस वाले, ठीक है, अर्ली मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक जस्ट बिफोर ब्रेकफास्ट के बाद। ओके, दे आर हिट एंड रन ड्रग। हमने बात किया हिट एंड रन ड्रग होती है क्योंकि ये एक बार बॉडी में गई, प्रोटॉन पंप को इनहिबिट कर दिया इरिवर्सिबली, फिर उसके बाद क्या होगा, इसका 24 टू 48 आवर तक एक्शन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्या होगा, ये इसका मेटाबॉलिज्म होगा, एक्सक्रीट आउट हो जाएगी हमारी बॉडी से, बस इसका एक्शन जो है लॉन्ग टाइम तक देखने को मिलेगा। अभी हम कुछ ड्रग इंटरेक्शन बात कर लेते हैं। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स एंड क्लोपिडोग्रेल के साथ में देंगे तो प्रोड्रग विच द एक्टिवेटेड बाय द CYP2C19 के थ्रू, ये हमारा एंजाइम्स है, ठीक है, माइक्रोसोमल एंजाइम्स होता है जिसके थ्रू एक्टिवेट होता है, जो क्लोपिडेग्रल होता है। ओके, ओमेप्राजोल क्या होता है, एक तरह से ये एंजाइम इनहिबिटर होता है, ठीक है, एंजाइम इनहिबिटर होता है, तो ये क्या करेगा, एंजाइम को इनहिबिट कर देगा, जिसकी वजह से डिक्रीज एक्टिविटी ऑफ द क्लोपिडेग्रल, जो हमारा क्लोपिडेग्रल है इसकी एक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट अभी बात कर लेते हैं लॉन्ग टर्म यूज ऑफ द प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। अगर लंबे समय तक हम प्रोटॉन पंप इनहिबिटर को ड्रग्स जो भी है यूज करते हैं, सब नॉर्मल विटामिन B12 लेवल रिड्यूस द एब्जॉर्प्शन, जो विटामिन B12 का है एब्जॉर्प्शन रिड्यूस हो जाएगा अगर लॉन्ग टाइम तक हम यूज करते हैं प्रोटॉन पंप इनहिबिटर को। इंक्रीज इन रिस्क ऑफ द हिप फ्रैक्चर, हिप फ्रैक्चर जो होता है उसके चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं क्योंकि हमारा कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन भी रिड्यूस हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से हिप जो है उसके फ्रैक्चर होने से, उसमें फ्रैक्चर होने के चांसेस जो होते हैं इंक्रीज हो जाता है ड्यू टू द रीजन कैल्शियम एब्जॉर्प्शन इज रिड्यूस। ओके, इंक्रीज रिस्क ऑफ द एंटेरिक बैक्टीरिया इन्फेक्शन, डिफिकल्टीज इन द इन्फेक्शन। ओके, तो ये होता है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नेक्स्ट अभी हम बात करते हैं एंटासिड्स। एंटासिड्स की बात किया हमने, दो टाइप्स के होते हैं एंटासिड्स, लोकल एंड एब्जॉर्बल सिस्टमिक एंटासिड, ठीक है, तो यहाँ पर दीज आर द वीक बेसेस दैट न्यूट्रलाइज द गैस्ट्रिक एसिड। जितने भी एंटासिड होते हैं वीक बेस होते हैं और ये क्या करते हैं, गैस्ट्रिक में जो एसिड है उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। दे डू नॉट अफेक्ट द ओवरऑल वॉल्यूम ऑफ एसिड सेक्रीशन, ये एसिड सेक्रीशन पे कोई काम नहीं करते हैं, ये सिर्फ जो एसिड का सेक्रीशन हो चुका है ऑलरेडी उसको जाके न्यूट्रलाइज करते हैं, ना कि सेक्रीशन को, इसको नहीं इनहिबिट करते हैं, ये इसको इनहिबिट करते हैं। ओके, यूज पेन रिलीफ एंड एसिडिटी, एंटासिड जो होते हैं पेन रिलीफ में यूज करते हैं, एसिडिटी में यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ द एंटासिड, हमने अभी बात किया दो टाइप्स के क्लासिफिकेशन होते हैं एंटासिड्स के, ठीक है, तो सिस्टमिक एंटासिड एंड नॉन सिस्टमिक एंटासिड। सिस्टमिक में आता है सोडियम बाइकार्बोनेट जो कि फास्ट एक्टिंग होता है, ठीक है, लोकल पुअरली एब्जॉर्ब होते हैं एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट, मेगेल्ड्रेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो कि स्लो एक्टिंग होते हैं। ओके, शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, जो हमारे सिस्टमिक होते हैं इनका शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है, अगर वहीं पर लोकल पुअरली एब्जॉर्ब जो होते हैं उनका लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ स्पेशल पॉइंट्स होते हैं जो कि एंटासिड से रिलेटेड, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड कंटेनिंग जितने भी एंटासिड होते हैं एल्युमिनियम कंटेनिंग, वो कॉन्स्टिपेशन कॉज करते हैं। ओके, और जितने भी मैग्नीशियम कंटेनिंग एंटासिड्स होते हैं वो डायरिया कॉज करते हैं, ठीक है, अगर इन दोनों को साथ में दे दिया जाए तो ये दोनों ही साइड इफेक्ट रिड्यूस हो सकते हैं। ओके, इसी तरह सिमेथिसिकोन वाटर रिपेलेंट एंड फार्माकोलॉजिकली इनर्ट होते हैं, एंटी फॉर्मिंग एजेंट की तरह भी
काम करते हैं जो हमारे एंटासिड होते हैं। ओके, यूज की बात करते हैं, प्लेटुलेंस एंड प्रिवेंट करते हैं बेड सॉर्स को। ओके, नेक्स्ट अभी बात कर लेते हैं कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं एंटासिड से रिलेटेड। तो यहाँ पर बात करते हैं, एंटासिड डिक्रीजेस द एब्जॉर्प्शन ऑफ एसिडिक ड्रग। जो एसिडिक ड्रग होती है उनके एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज कर देंगे, क्योंकि ये हमारे गैस्ट्रिक एसिड को न्यूट्रलाइज कर दे रही हैं। और जो गैस्ट्रिक वहां पर एसिडिक मीडियम में एब्जॉर्ब होने वाली ड्रग्स हैं उनके एब्जॉर्प्शन को इनहिबिट कर देंगे। तो हमें मेडिसिन को यूज करने से पहले ये चीज को याद रखना होगा कि अगर ऐसी कोई ड्रग है जो कि एसिडिक मीडियम में एब्जॉर्ब हो रही है, उसके साथ में हमें एंटासिड नहीं देना है। ठीक है, एंटासिड डिक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ टेट्रासाइक्लिन। जो टेट्रासाइक्लिन होता है उसके एब्जॉर्प्शन को इनहिबिट कर देता है, क्योंकि बाय फॉर्मिंग द कॉम्प्लेक्स, टेट्रासाइक्लिन की हमने बात किया था, टेट्रासाइक्लिन का मोस्ट साइड इफेक्ट होता है, ये क्या करता है, कैल्शियम के साथ बाइंड करके उसमें चिलेट बना लेता है, मेटल के साथ में बाइंड करके चिलेट का फॉर्मेशन करता है, जिसकी वजह से ये इसके एब्जॉर्प्शन को इनहिबिट कर देता है और टॉक्सिसिटी कॉज कर देता है। ओके, नेक्स्ट है मिल्क एल्कली सिंड्रोम। एक्सेसिव डोज ऑफ द sodium bicarbonate and calcium bicarbonate with the calcium containing foods like milk के साथ में देंगे तो वो क्या करेगा, वहां पे मिल्क एल्कली सिंड्रोम कॉज होगा। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स बात करते हैं, हाइपर कैल्सीमिया, रेनल इनसफिशियंसी एंड मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस। ओके, नेक्स्ट अभी हम बात कर लेते हैं सिस्टमिक एंटासिड की। सिस्टमिक एंटासिड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। It release of carbon dioxide, bleaching, gastric distension, ulcer, perforation, सोडियम की बात करते हैं, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर एंड हाइपरटेंशन। ठीक है, रिबाउंड हाइपर एसिडिटी, सिस्टमिक एंड यूरिनरी एल्कोलोसिस ड्यू टू बाइकार्बोनेट। ओके, तो ये कुछ सिस्टमिक एंटासिड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट अभी हम बात करते हैं हिस्टामिन ब्लॉकर्स, H2 ब्लॉकर्स। ओके, ये भी एक इंपॉर्टेंट ड्रग है जो मोस्टली सबसे ज्यादा यूज की जाती है एज अ गैस्ट्रिक एसिड को सेक्रेशन को इनहिबिट करने के लिए। तो इस तरह से ये क्या होती है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स ऑफ द H2 रिसेप्टर इन द पैराइटल सेल। पैराइटल सेल में जो हमारा H2 हिस्टामिनिक रिसेप्टर होता है उसमें एज अ कंपटीशन के थ्रू बाइंड करता है, यानी कि एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट। जैसे हिस्टामिन बाइंड करना है उसके साथ में compete करती हैं ये ड्रग और खुद जाके बाइंड हो जाती है और हिस्टामिन को बाइंड नहीं होने देती है और उसका एक्शन नहीं मिलता है हमें। ठीक है, तो ड्रग है सिमेटिडिन, मोस्ट साइड इफेक्ट होते हैं एंड लीस्ट पोटेंट होती है। रेनिटिडिन, फोमेटिडिन मोस्ट पोटेंट होती है। रॉक्साटिडिन एंड निजाटिडिन, एंटी एस्टाइल कोलिनेस्टरेज एक्टिविटी एंड 100% बायो अवेलेबिलिटी। जो निजाटिडिन होती है इसमें एंटी एस्टाइल कोलिनेस्टरेज एक्टिविटी होती है और इसकी 100% बायो अवेलेबिलिटी होती है। लॉक्साटिडिन नॉन कम्पिटिटिव ब्लॉकर होती है, ये कम्पिटिट नहीं करती है हिस्टामिन के साथ में। ओके, तो ये थी H2 रिसेप्टर ब्लॉकर ड्रग्स। नेक्स्ट अभी बात कर लेते हैं फार्माकोलॉजी ऑफ द H2 ब्लॉकर। अगर H2 ब्लॉकर की फार्माकोलॉजी की हम बात करते हैं तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड इनहिबिटर होती है, ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट आर PPI, ये स्ट्रॉन्ग होती है, बट स्ट्रॉन्गेस्ट की बात करते हैं तो वो PPI होता है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। ठीक है, एसिड को सेक्रेशन को इनहिबिट करने के लिए मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट PPI, फिर उससे कम H2 ब्लॉकर। ओके, दे आर बेटर ड्रग फॉर नॉक्टर्नल एसिड इनहिबिटर। जो नाइट में एसिड सेक्रेशन होता है उसको इनहिबिट करने के लिए ये बेटर ड्रग्स होती हैं H2 ब्लॉकर्स। ओके, नेक्स्ट अभी बात कर लेते हैं ड्रग इंटरेक्शन ऑफ द प्रोटॉन पंप इनहिबिटर एंड सिमेटिडिन। सिमेटिडिन के सबसे ज्यादा साइड इफेक्ट होते हैं और प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, दोनों को अगर साथ में देंगे तो क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा, क्या इंटरेक्शन होगा। ऑल PPIs आर मेटाबोलाइज्ड बाय द, जो हमारा माइक्रोसोमल एंजाइम्स होते हैं इसके थ्रू मेटाबोलाइज होती हैं, CYP3A4, ठीक है, एंजाइम्स एक्सेप्ट रेबेप्राजोल। ओके, proton pump inhibitor these microsomal enzymes resulting the interaction with the other drug। तो ये क्या करेंगे, इसके साथ में इंटरेक्शन करेंगे। ओके,
नेक्स्ट है सेमेटेडिन की बात करते हैं। इसमें बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं, इसको देखते हैं। ये ब्लड ब्रेन बैरियर को पेनिट्रेट कर पास कर देता है, क्रॉस कर देता है, जिसकी वजह से मेंटल स्टेट को अल्टर कर देता है। इनहिबिट द बाइंडिंग ऑफ डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन एंड एंड्रोजन रिसेप्टर, जिसकी वजह से इंपॉर्टेंस कॉज करता है। इनहिबिट द मेटाबॉलिज्म ऑफ द एस्ट्राडियोल, जिसकी वजह से एवेलुएट करता है सीरम प्रोलैक्टिन लेवल को। एंड गायनेकोमास्टिया इन मेल एंड गैलेक्टोरिया इन फीमेल, दोनों में अलग अलग साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। इनहिबिट द साइटोक्रोम P450 को इनहिबिट करता है एंजाइम को, जिसकी वजह से राइजिंग द प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग, प्लाज्मा में कंसंट्रेशन ड्रग का इंक्रीज हो जाता है और टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है। ओके, नेक्स्ट अभी हम बात कर लेते हैं पोटेशियम कॉम्पिटिटिव एसिड ब्लॉकर। अगर पोटेशियम कॉम्पिटिटिव एसिड ब्लॉकर की बात करते हैं तो वहां पर ड्रग्स आती हैं, जैसे कि पोटेशियम कॉम्पिटिटिव एसिड ब्लॉकर। अगर पोटेशियम कॉम्पिटिटिव एसिड ब्लॉकर की बात करते हैं तो वोनोप्राजाम अप्रूव्ड इन जापान एंड रेवोप्रोजाम एंड अप्रूव्ड इन कोरिया। ओके, मोड ऑफ एक्शन रिवर्सिबली इनहिबिट द प्रोटॉन पंप बाय द कॉम्पिटिटिवली बाइंडिंग टू द पोटेशियम साइट ऑफ द प्रोटॉन पंप। ओके, फार्माकोलॉजी रैपिड एसिड सप्रेशन होता है इसका। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक तरह से याद रखना है, न्यू कंट्रीब्यूशन। नेक्स्ट बात कर लेते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग। प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग की अगर बात करते हैं तो ड्रग्स मिसोप्रोस्टोल, जो कि PGE1 एनालॉग्स होती है, रिसेप्टर को बाइंड करती है। इनप्रोस्टिल PGE2 एनालॉग होती है। एंड रियोप्रोस्टिल जो कि PGE2 एनालॉग होती है और रिसेप्टर से बाइंड करके एज अ प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग काम करती है। मोड ऑफ एक्शन की बात करते हैं, यहाँ पर एनहेंस करती है रिलीज ऑफ म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट, जो कि एज अ प्रोटेक्टिव एक्शन डिफेंसिव फैक्टर की तरह काम कर रही थी। इंक्रीज द म्यूकोसल ब्लड फ्लो, जो कि हमारा न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा था। साथ ही साथ इनहिबिट करती है हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपेज पंप को, माइनर फॉर्म में करती है बट करती है, ठीक है। तो इस तरह से काम करती है हमारी प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स जो होती हैं। नेक्स्ट अभी बात करते हैं यहाँ पर यूजेस की। अगर यूजेस की बात करते हैं, जो हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स होते हैं, यूज की बात करते हैं, मोस्ट स्पेसिफिक एजेंट्स एंड एनएसआईडी इंड्यूस पेप्टिक अल्सर। जो हमारा नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग होती है, उसकी वजह से जो हमारा इंड्यूस होता है अल्सर, उसको ट्रीट करने के लिए हम यूज करते हैं। बट ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहती है? प्रोटॉन पंप इनहिबिटर ही रहती है, ठीक है। कोई भी अल्सर हो, ड्रग ऑफ चॉइस प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। बट स्पेसिफिक एजेंट्स होता है जो कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट की वजह से जो इंड्यूस होता है, उसमें हम यूज करते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग को। ओके, साइड इफेक्ट की बात करते हैं, डायरिया, कोलेस्की, एब्डोमिनल पेन, जो कि क्रैम्प होता है, क्रैम्प लाइक पेन होता है, ठीक है, एब्डोमिनल में। इसको साइड इफेक्ट होते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स के। नेक्स्ट अभी हम बात कर लेते हैं अल्सर प्रोटेक्टिव एजेंट्स। तो अल्सर प्रोटेक्टिव एजेंट्स की अगर बात करते हैं यहाँ पर, जो कि अल्सर को प्रोटेक्ट करते हैं। मोड ऑफ एक्शन क्या रहता है इनका? क्रिएट अ द प्रोटेक्टिव लेयर ओवर अल्सर। अल्सर के ऊपर क्या करते हैं? एक तरह से प्रोटेक्टिव लेयर को क्रिएट कर लेते हैं, जिसकी वजह से अल्सर को प्रोटेक्ट करते हैं। सील्डिंग देन द एक्सपोजर ऑफ द एसिड, और एसिड को स्टमक लाइनिंग से टच होने से डिक्रीज करते हैं, एक तरह से सील कर देते हैं उसको। अल्सर हील ऑन देयर ऑन, अल्सर हीलिंग में भी हेल्पफुल रहते हैं जो हमारे अल्सर प्रोटेक्टिव एजेंट्स होते हैं। अगर हम एग्जांपल की बात करते हैं, जैसे सुक्रल फैट और हमारा क्या था, कोलाइडल बिस्मथ सबस्ट्रेट। ओके, तो यहाँ पर अगर सबसे पहले बात करते हैं सुक्रल फैट की। अगर सुक्रल फैट की बात करते हैं तो यहाँ पर इट इज द एल्युमिनियम साल्ट ऑफ द सल्फेट सोर्स, सल्फेटेड सुक्रोज। सुक्रल फैट क्या होता है? एल्युमिनियम साल्ट ऑफ सल्फेटेड सुक्रोज होता है एक तरह से, ठीक है। पॉलीमराइज एट द पीएच बिलो द 4 में पॉलीमराइज हो जाता है, फॉर्मिंग ऑफ द कोहेसिव लेयर फॉर्म करता है दैट ओवर द अल्सर के ऊपर, ठीक है। एक्टिंग ऑन द फिजिकल बैरियर अगेंस्ट द एसिड एक्सपोजर, अगेन एसिड को टच होने से जो है एज अ बैरियर की तरह काम करता है, जो हमारा सुक्रल फैट होता है, ठीक है। अगर सुक्रल फैट के इंटरेक्शन की बात करते हैं तो सुक्रल फैट को अगर हम एंटासिड के साथ में देते हैं, नॉट एडवाइस सिंस द एंटासिड राइज द पीएच एंड सुक्रल फैट डज नॉट वर्क। यहाँ पर जो एंटासिड होता है वो क्या करता है, एडवाइस यहाँ पर पीएच को डिक्रीज कर देता है एंटासिड, और ये क्या होते हैं, ये एसिडिक पीएच पे ही काम करते हैं, जिसकी वजह से वर्क नहीं करेंगे। ओके,
नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट अल्सर प्रोडक्टिव एजेंट्स की, कोलाइडल बिस्मथ सबस्ट्रेट। अगर कोलाइडल बिस्मथ सबस्ट्रेट की बात करते हैं, मोड ऑफ एक्शन एज इट इज सेम होता है जैसे कि हम एज अ प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म करता है, ठीक है। एडिशनल इट इज द dislodge of the helicobacter H pylori from the gastric mucosa surface। यहाँ पर H pylori को एंटी H pylori ड्रग भी काम करता है, ठीक है। इट इज द बैक्टीरियोसाइडल होता है, ये बैक्टीरिया को पूरी तरह से किल कर देता है, ओके। ड्रग एडवर्स इफेक्ट, डिस्कलरेशन ऑफ द टंग्स डिस्कलरेशन होता है, बिस्मथ टॉक्सिसिटी होती है, ठीक है। ओस्टियोडेस्ट्रोफी एंड इंसेफेलोपैथी, ओके। तो ये होते हैं हमारे इसके साइड इफेक्ट। नेक्स्ट अभी बात कर लेते हैं साइटोप्रोटेक्टिव एजेंट। कौन कौन से साइटोप्रोटेक्टिव एजेंट्स होते हैं जो कि यूज करते हैं एज अ पेप्टिक अल्सर में। तो यहाँ पे आता है रेबामिपाइड एंड एकेबेट, ठीक है। मोड ऑफ एक्शन इनहेंस करते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन जनरेशन को, ठीक है, म्यूकस लेयर फॉर्मेशन को। स्केवेज एंड रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज, इसका बात करते हैं। एंड डिसलॉज ऑफ बैक्टीरिया गिव द प्रोटेक्शन ऑफ म्यूकस लेयर। ये सारे काम होते हैं इसके जो हमारे साइटोप्रोटेक्टिव ड्रग्स होती हैं, ओके। ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अल्सर हीलिंग एजेंट, अल्सर हीलिंग एजेंट कौन कौन से होते हैं। अल्सर हीलिंग एजेंट की अगर बात करते हैं, जो हमारा कार्बेनॉक्सिलोन, ठीक है, इट इज द डिराइव्ड फ्रॉम द लिक्वेरिस रूट। किससे डिराइव होता है, लिक्वेरिस रूट से। कौन सा, कार्बेनॉक्सिलोन, ठीक है। एक तरह से ये अल्सर हीलिंग एजेंट होता है। मोड ऑफ एक्शन की बात करते हैं, इट प्रोमोट द एपिथेलियल ऑफ द अल्सर विदाउट रिड्यूसिंग द एसिड प्रोडक्शन। ये क्या करती हैं, ये प्रमोट करते हैं एपिथेलियल को, ठीक है। और ये अल्सर को प्रोटेक्ट करती हैं, बट जो होता है एसिड के प्रोडक्शन को रिड्यूस नहीं करती हैं, ओके। साइड इफेक्ट की बात करते हैं, रिटेंशन ऑफ द सोडियम एंड वाटर का रिटेंशन करते हैं, एंड हाइपरटेंशन एंड सीएचएफ कॉज होने के चांसेस रहते हैं। हाइपोकैलेमिया, रीजन टू द कार्बोक्सिलोन डिस्प्लेस द एल्डोस्टेरोन फ्रॉम द बाइंडिंग ऑफ द साइट ऑफ द प्लाज्मा प्रोटीन। एल्डोस्टेरोन की बाइंडिंग की साइट को डिस्प्लेस कर देती हैं जो कार्बोक्सिलोन होता है, जिसकी वजह से हाइपोकैलेमिया जैसे साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एंटी एच पाइलोरी ड्रग्स, ओके, जो कि एंटीबायोटिक्स यूज करते हैं। तो एच पाइलोरी ड्रग्स ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है, कैन बी आइडेंटिफाइड थ्रू द यूरिया ब्रीथ टेस्ट। हम इस बैक्टीरिया को हम यूरिया ब्रीथ टेस्ट के थ्रू आइडेंटिफाई करते हैं। कॉजेस ऑफ द पेप्टिक अल्सर डिसीज कॉज करता है जो एच पाइलोरी बैक्टीरिया होता है। ट्रिपल ड्रग्स आर द थेरेपी यूज इन द एच पाइलोरी बैक्टीरिया। एच पाइलोरी बैक्टीरिया के अगेंस्ट में हम ट्रिपल ड्रग थेरेपी यूज करते हैं। इसको हम याद रखते हैं कैप से, किससे, कैप से। C4 क्लेरिथ्रोमाइसिन, A4 एमॉक्सिसिलिन एंड P4 प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, लैंसोप्राजोल मोस्टली यूज करते हैं, ठीक है। तो इसके अगेंस्ट जो थेरेपी यूज करते हैं, ये ट्रिपल ड्रग थेरेपी यूज करते हैं, क्लेरिथ्रोमाइसिन, अमॉक्सिसिलिन एंड प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स की। अगर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स की हम बात करते हैं यहाँ पर इन ड्रग से रिलेटेड, जो हमारा टेनेटोप्राजोल होता है ये अप्रूव्ड है जापान में, ठीक है। जो हमारा एलेप्राजोल है ये अप्रूव्ड है कोरिया में, हमारे इंडिया में नहीं है ये चीजें, ठीक है। पेंटोप्राजोल जो है, इसोमेप्राजोल है एंड लैंसोप्राजोल कैन बी गिवन आईवी। ये ड्रग को हम आईवी दे सकते हैं, पेंटोप्राजोल, इसोमेप्राजोल एंड लैंसोप्राजोल को, ओके। All H2 blocker except famotidine inhibit the gastric first pass metabolism of ethanol। ये क्या करती हैं, एथनॉल के साथ में गैस्ट्रिक फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट कर देती हैं एक्सेप्ट फॉर्मेटिडिन, ओके। आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया ड्रग्स एक्टिंग ऑन द पेप्टिक अल्सर, सभी ड्रग्स के बारे में डिस्कस कर लिया है। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और हमारे चैनल ASL फार्मा को सब्सक्राइब कर लीजिए और सपोर्ट कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।